तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं आज की वीडियो। और यहाँ पर जो प्रश्न पुस्तिका है हमारी वो है आई सीरीज़ की। ठीक है, तो इस आई सीरीज़ की प्रश्न पुस्तिका के सभी 30 क्वेश्चंस हम हल करने वाले हैं जो जनवरी 2021 की परीक्षा हुई थी। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो चलिए मित्रों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पर आज का सॉल्यूशन बताऊँगा। तो 31 क्वेश्चन है हमारे पास। 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हमें जो स्क्वायर दिया गया है इसकी साइड है 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, 1 सेंटीमीटर की इसकी साइड दे रखी है और यहाँ पर कितना उसने कहा है कि परिणामिक क्षेत्रफल हो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हमें जो टोटल स्क्वायर चाहिए, टोटल स्क्वायर हमारे पास कितने हो जाएंगे 48 हो जाएंगे। क्लियर, तो हमें क्या करना है कि हमें वो बताना है कि कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। यानी जैसे आप मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, ठीक है, 1 और 1 है ना, 1 बाई 1 का, तो हम जब इसको किसी दूसरे वर्ग से सटाकर रखेंगे तो वो उसकी एक साइड क्या बन जाएगी, है ना, एक बार तो साइड एक रहेगी, जब दो ऐड करके रखेंगे तो 1 1 मिलाकर कितना हो जाएगा, साइड 2 हो जाएगी। इसी तरह से हम कितने प्रकार से रख सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हम क्या कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट जो यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर, हमें चाहिए 48। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि एक फैक्टर ऐसा हो जो दूसरे एक किसी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, किसी कोई जो है रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होता है कि ये जो हमारे पास टोटल स्क्वायर्स हैं, तो ये जो 48 हमें संख्या चाहिए, हम इस 48 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। क्या निकाल सकते हैं, फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, और फैक्टर की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, अगर हम एक जो है ये स्क्वायर ले रहे हैं, इसकी साइड 1 है, ठीक है, तो हमारे पास जो एक शेप बनेगी वो बनेगी रेक्टेंगल की, तो वो क्या हो जाएगा 1 इंटू 48। हमें चाहिए 48 स्क्वायर, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए, तो 1 मल्टीप्लाई 48 कितना हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, अब हम अगर दो स्क्वायर को एक साथ सटाकर रखेंगे तो 1 और 1 मैंने आपको अभी बताया था, तो वो कितनी साइड हो जाएंगी, है ना, 1 और 1 2 साइड हो जाएगी। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर की साइड हो जाएगी, तो 2 इंटू 48 हमें बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई 24 कितना हो जाएगा, ये भी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई कितना 16 करेंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 12, 12 4 द 48 होते हैं, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी तरह से अगर हम 6 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 8 करेंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहना क्या है हमें कि हमें 48 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाना था। ये जो मैंने आपको करके दिखाया है, हमने 48 के क्या किए हैं, फैक्टर्स किए हैं। तो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, चलिए मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो 48 के जो फैक्टर होते हैं वो हमारे पास कौन कौन से होते हैं, ठीक है, वो होता है 1 2 3 4 6 8 12 16, ठीक है, और 24 और 48, ये हमारे पास फैक्टर होते हैं। तो हमें इन फैक्टरों से क्या करना है, अभी मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया कि हमें 48 लाना है। तो हमारा जो पहला मेथड हो गया वो हो गया 1 इंटू 48 का, दूसरा हो गया 2 इंटू 24 का, थर्ड हो गया 3 इंटू 16 का, और फोर्थ हो गया 4 मल्टीप्लाई 12 का, और फिफ्थ हो गया 6 इंटू 8। और जब इसको हम रिपीट करेंगे आगे चलकर, तो वो 8 इंटू 6, 12 इंटू 4, 16 इंटू 3, और 24 इंटू 2, और 48 इंटू 1 रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो L इंटू बी इंटू एल, एक ही बात है ना, तो ये हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। टोटल हमारे पास कितने मेथड हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, ये 5 तरीके हो गए। ठीक है, ये 5 तरीके हो गए जिससे हमारा जो परिणामी क्षेत्रफल है, यानी जो रिजल्टिंग एरिया है, वो हमारा पास 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो टोटल कितने हो मेथड हो गए, 5 हो गए। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है थर्ड वाला सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाता है 5। क्लियर, तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले रीडिंग करना है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, रीडिंग करना है। क्वेश्चन को रीडिंग कर लेते हैं। यहाँ पर विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। एक स्कूल है, वहाँ पर असेंबली हो रही है, तो वहाँ पर जो किसी एक क्लास है, कोई पर्टिकुलर क्लास, उसके जो स्टूडेंट हैं वो एक पंक्ति में यानी एक रो में खड़े हुए हैं, ठीक है। अब क्या है, दोनों सिरों से रूही का एक रूही वहाँ पर एक स्टूडेंट का नाम दिया है कि रूही का जो स्थान है वो 19वां है, ठीक है, दोनों सिरों से। यानी अगर आप ये मान के चलें, यहाँ पर ये रो इस तरह बच्चे खड़े हुए हैं उन, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी रूही खड़ी होगी, तो चाहे हम लेफ़्ट साइड से लें, ठीक है, और चाहे राइट से लें, ठीक है, वो बिल्कुल बीच में 19 नंबर पर खड़ी हुई है, ठीक है। तो हमको क्या बताना है कि टोटल हमारे स्टूडेंट कितने हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए कि किसी भी स्टूडेंट का लेफ़्ट से और राइट से, ठीक है, जो प्लेस दे रखा हो, ठीक है, लेफ़्ट से और राइट से जो प्लेस दे रखा हो, उन दोनों को ऐड करके -1 कर दीजिएगा, आपको टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पता लग जाएंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है। यहाँ पर दोनों सिरों से 19 दे रखा है, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हमारे पास कितने आ जाएंगे। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट पूछे हैं यहाँ पर, उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो हमें क्या करना है, 19 + 19 लेफ़्ट और राइट दोनों से जो उसका स्थान है, प्लेस है, उसको ऐड कर देंगे और -1 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 38 - 1 इट मीन्स 37। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो 37 कौन सा ऑप्शन है, चलिए देखिए, 37 है हमारा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM यानी सुबह 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो अब आपको ये लाइन पढ़कर ही समझ जाना चाहिए कि 8:30 से 15 मिनट पहले का मतलब वो हुआ कितने बजे पहुंच चुकी होगी, वो 8:15 पर, यानी सुबह 8:15 पर पहुंच गई होगी, ठीक है। अब क्या कहते हैं आगे, वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची। सहकर्मी से आधा घंटा पहुंचने का मतलब सहकर्मी कब पहुंचा होगा, तो जो उसका सहकर्मी है, ठीक है, वो कब पहुंचा होगा, 40 मिनट पहले ये पहुंच गई, आधा घंटा पहले पहुंची, तो आधा घंटा बाद पहुंचा होगा वो, यानी 8:15 में अगर आप 30 मिनट ऐड कर दें तो हमारे पास 8:45 हो जाते हैं। तो सहकर्मी उसका 8:45 पर पहुंचा होगा, ठीक है, 8:45 AM पर पहुंचा होगा। अब क्या कह रहे हैं ये, यहाँ पर इसने कहा है कि वो जो सहकर्मी है वो गोष्ठी के लिए 40 मिनट देरी से पहुंचा। कितने बजे पहुंचा था, अभी हम टाइम निकाल चुके हैं, 8:45, ठीक है, लेकिन वो 40 मिनट देर से पहुंचा। 40 मिनट देर से पहले पहुंचने का मतलब 40 मिनट पहले से गोष्ठी शुरू हो गई होगी। गोष्ठी का निर्धारित समय बताओ, तो 8:45 पर सहकर्मी पहुंचा, 40 मिनट घटा देते हैं यहाँ से, तो 8:05 पे हमारी गोष्ठी शुरू हो गई होगी, ठीक है। कितना इजी है, वो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है, 8:05। क्लियर है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मित्रों, क्वेश्चन नंबर 34 है, इसको रीडिंग कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यानी एक संख्या के बारे में इसने बताया कि वो 100 के आधे से अधिक है। 100 का आधा होता है 50, यानी वो 50 से संख्या बड़ी है। यह संख्या जो है 6 दहाई से, 6 दहाई का मतलब 60 है ना, 6 दहाई का मतलब 60 होता है, और 8 दहाई यानी 80, इनके बीच की संख्या हो गई, ठीक है, से कम है। तो 60 और 80 के बीच की संख्या हो गई, ये हमें मालूम हो गया। इसके अंकों का योग 9 है, और अंकों का योग 9 है, ये इसने बता दिया। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है, ये हमें बता दिया। संख्या क्या है, तो अब आपको पता लग गया 60-80 के बीच की संख्या है। तो सबसे पहले आप देखो 60-80 के बीच की संख्या विकल्प में कौन सी है। 60-80 के बीच में 72 है, 63 है और 54 है, ठीक है। तो चौथा विकल्प तो पहले ही बेकार हो गया है, ठीक है। तो अब हमें इन 3 में से देखना है। तो सबसे पहले यहाँ देखो, विकल्प को देखने की कोशिश कीजिए कि क्या हमें जो बिना कैलकुलेशन के आंसर मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इकाई इसके जो है अंकों का योग 9 है, तो इकाई के अंकों का योग 7 2 9, ठीक है। पहले वाले में भी आ रहा है हमारे पास, 6 3 9 इसमें भी आ रहा है, और 5 4 9 इसमें भी आ रहा है, ठीक है। अब कौन सा हो, तो यहाँ पर
एक और शर्त दे रखी है। देखो इसमें क्या शर्त दे रखी है, आपको यहाँ कह रहा है दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है। तो दहाई का अंक, अब आप सबसे पहले जितने भी विकल्प देखें दहाई का अंक इकाई का दुगुना देख लो। 7 पहले वाले में 7 है और 2 है, ठीक है। दहाई का अंक 7 जो है 2 से दुगुना नहीं है, तो ये फर्स्ट वाला गलत हो गया, ठीक है। अब सेकंड वाले को देखो, 6 जो है 3 का दुगुना होता है कि नहीं होता है, तो 6 3 2 6 6 इक्वल टू 6, ये सही हो जाएगा। तो इसका विकल्प हमारा यहीं पर सेकंड ही सही हो जाएगा, क्योंकि 5 भी जो 4 का है डबल नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 63 सही हो जाएगा। तो आप कोशिश किया कीजिए कि क्वेश्चन को पढ़कर आप पहले सबसे पहले ऑप्शन देखें, विकल्प देखें। हो सकता है विकल्प आपको ऐसा दिख जाए कि वहीं पर आपको आंसर शो हो जाए, ठीक है, देखने से ही, तो कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, विभिन्न स्टेशनरी यानी लेखन सामग्री वस्तुओं की नीचे दरें दी गई हैं। तो यहाँ पर क्रेयॉन का एक पैकेट दे रखा है इन्होंने 15 रुपये 50 पैसे का, पेंसिल का एक पैकेट 14 रुपये का, स्केच पेन का जो एक पैकेट है 22 रुपये 50 का, कैंची है 17 रुपये की, और एक रबड़ है 2 रुपये की, चमकीले कागज़ की एक शीट है 2.5 रुपये की, 2.50 रुपीज़, और सजावटी स्टिकर है 5 रुपीज़ का। तो यहाँ पर ये सब इन्होंने दे दिया है। अब सवाल में पूछ रहा है कि सुहेल ने एक पैकेट क्रेयॉन, ठीक है, एक पैकेट क्रेयॉन, 2 पैकेट पेंसिल, एक पैकेट स्केच पेन, एक कैंची, चमकीले कागज़ की 5 शीटें और एक पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदे, उसे कितना भुगतान करना होगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि उसने क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं। तो देखिए एक पैकेट क्रेयॉन जो है 15 रुपये 50 पैसे का है, इसको हम नोट कर लेते हैं, ठीक है, 15 रुपये 50 पैसे, ठीक है, 15.50, ठीक है। इसके बाद इसने लिया है 2 पैकेट पेंसिल के, 2 पैकेट पेंसिल यहाँ से देखेंगे हम 14 2 28, तो ये हो जाएगा 28 रुपीज़, ठीक है, ओके 28 हो गया। एक स्केच पेन है, तो एक स्केच पेन हो गया 22.50, ठीक है, 3 चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद इसने एक कैंची ली है, ठीक है, एक कैंची ली है, तो एक कैंची का जो मूल्य है वो है 17 रुपीज़, 17 रुपीज़ को हम राइट कर देते हैं, ठीक है, ये लिख लिया हमने सब कुछ। चमकीले कागज़ की 5 शीट ली हैं, देखो ध्यान से देख लीजिएगा, 5 शीट ली हैं। तो यहाँ पर जो चमकीले कागज़ की शीट है, एक शीट का जो रेट है वो 2.50 है, तो 2.50 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 12.50 यानी 12 रुपये 50 पैसे आ जाएंगे, तो वो यहाँ नोट कर देंगे हम 12.50। और उसने एक पैकेट सजावटी स्टिकर का लिया है, वो 5 रुपीज़ का है, तो 5 रुपीज़ हम यहाँ राइट कर देंगे। इन सबको ऐड कर लीजिएगा, ऐड करके आएगा 100.50, ठीक है, 100 रुपये 50 पैसे, इनको सब ऐड करके आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम देख लेंगे हमारा विकल्प कौन सा सही है। तो यहाँ पर इसको मैंने हटा दिया और यहाँ देखते हैं 100.50 जो विकल्प है वो विकल्प नंबर 3 हमारा सही है, 100 रुपीज़ 50 पैसे। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाता है। तो बहुत ईजी है इस तरह के क्वेश्चन करना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 36 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को रीडिंग कर लेते हैं सबसे पहले। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 का मतलब 11:40। आपको स्टैंडर्ड टाइम पता होना चाहिए, दोपहर 12 बजे के बाद और रात को 12 बजे तक, ठीक है। 12 से आपको जो टाइमिंग होती है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल वो होती है 12 बजे के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। रात को जो 12 बजते हैं उसको हम 24 आवर बोलते हैं, 2400 आवर्स, ठीक है, ये होते हैं। तो रात के जो 12 बजते हैं वो 2400 आवर्स होते हैं, ठीक है, उसको आप ध्यान रखेंगे। उसको तो हम इसको राइट करते हैं 20, ठीक है, 24:00, ठीक है, इस तरह से हम राइट करते हैं इसको। क्लियर है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इसी के हेल्प से हम इसको क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 घंटे पर चलती है। 23:40 घंटे का मतलब 23:40 आवर्स, ठीक है, और मुंबई 1 जून 2020 को सुबह 5:30 बजे 5:15 पर पहुँचती है, यानी ठीक है 5:15 पर 5:15
आवर्स पर पहुंचती है, यानी 5:15 पर पहुंचती है सुबह को, ठीक है। तो रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले 30 मई की बात करते हैं। देखो 30 मई को यहाँ पर क्या होने वाला है, तो 30 मई था, 30 मई को उसने 23:40 से स्टार्ट की थी अपनी जर्नी, और रात को 23 के बाद 24 मैंने आपको बताया था। तो 23:40 से और 24 के बीच, 23:40 से और 24:00 के बीच हमारे पास होती हैं 20 मिनट, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, 20 मिनट होती हैं। कितनी मिनट होती हैं? 20 मिनट। थोड़ा यहाँ रख देता हूँ मैं इसको, 20 मिनट। ये आप माइंड में सेटअप कर लीजिएगा। तो 30 मई की तो बात ये हो गई। अब उसके बाद 31 मई लग जाएगी। तो 31 मई को रात, यानी 30 मई की जो रात है वो 31 मई की सुबह बनेगी। वो 24 घंटे हो जाएंगे, 31 मई से 31 जून, ठीक है। 31 मई से और 1 जून तक हमारे पास 24 घंटे हो जाते हैं, 24 आवर्स हो जाते हैं। कब तक? 24 बजे तक, ठीक है। रात को 24 बजे तक, 1 जून की रात 24 बजे तक हमारे पास 24 घंटे हो जाएंगे 31 मई की 24 बजे से, ठीक है। 24 घंटे ये हो गए हैं। अब 1 जून को पहुंचा वो सुबह 5:15 पर, यानी 5:15 पर, ठीक है। तो 5 घंटे और 15 मिनट वो हो गए, ठीक है। तो हमारे पास टोटल टाइम कितना हुआ? देखो यहाँ पर 20 मिनट ये हैं, 24 आवर्स ये हैं, और 5 आवर्स 15 मिनट ये हैं। इन सबको ऐड कर दीजिएगा, 20 मिनट को ऐड कर दीजिएगा, 24 आवर्स को ऐड कर दीजिएगा, और 5 आवर्स 15 मिनट को ऐड कर दीजिएगा। तो हमारे पास कितने आ जाएंगे? देखो 20 मिनट, ठीक है, प्लस 24 आवर्स प्लस 5 आवर्स 15 मिनट, ठीक है। तो हमारे पास टोटल मिनट हो गए 20 मिनट और 15 मिनट, 35 मिनट हो गए हैं, ठीक है। 35 मिनट हो गए हैं, और 24 + 5 29 आवर्स हो गए हैं। तो 29 घंटे 35 मिनट हमारे पास टोटल आंसर आ चुका है जर्नी का। तो अब देखते हैं 29 घंटे हमारे पास 35 मिनट कहाँ दे रखे हैं। तो 29 घंटे 35 मिनट दे रखे हैं ऑप्शन नंबर 2 में। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। थोड़ा माइंड का क्वेश्चन था, इजी था, लेकिन इसको आप इजीली कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है, और 10वें स्थान का अंक जो है वो 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 2 कंडीशन यहाँ पर दे रखी है। अब थर्ड कंडीशन के बारे में कहा है इसने, 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है, और 1000वें स्थान का अंक एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या क्या होगी? तो इतना बड़ा उसने घुमा फिरा कर यहाँ पर आपको दे दिया है उलझाने के लिए। आपको क्या करना है, विकल्प को सबसे पहले देखने हैं, और स्टार्टिंग की 1, 2, 3 शर्तें लगाकर देख लीजिएगा। जो भी विकल्प आपका उन शर्तों को पूरा करता है वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि सबसे पहले प्रश्न की शर्तों को हम कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसने बोला है 100वें स्थान और दहाई के स्थान के बारे में, कि 100वें स्थान का जो अंक है वो दहाई के स्थान का 3/4 है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं विकल्प ए को, ठीक है। मैं एक विकल्प लिख लेता हूँ यहाँ पर, 87649, ठीक है, इसी को ले लेते हैं। और अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता है कंडीशंस को तो हम दूसरा विकल्प लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको देखना है 100वां स्थान। तो 100वां स्थान हमारे पास है 6 ये वाला, ठीक है। और दहाई का स्थान हमारे पास कितना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 100वें स्थान का अंक 10,000वें अंक का, ठीक है। सबसे पहले मैं 10,000वें अंक पे आ जाता हूँ। यहाँ पे इसने कहा है कि जो 100वें स्थान का अंक है 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। तो 10,000वां अंक हमारे पास 8 है, 10,000वां, ठीक है। तो यानी 100 प्लेस हो गया हमारे पास 6, और 10,000वां हो गया हमारे पास, 10,000 हो गया 8। तो अगर हम 8 को 3/4 करें, 3/4 करें इसका, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको देख लीजिए, ठीक है। 8 का 3/4 करेंगे, इसको मैं थोड़ा दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। 8, तो 8 गुणा 3/4, 4 दूनी 8 हो जाएंगे, यानी 4 2 8 हो जाएगा। 8
कैंसिल हो गया है, 2 टाइम्स 4 से 2 3 जा 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 6 है और ये भी 6 है, एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। जो हमारा 100वां स्थान था 10,000वें स्थान का 3/4 हमारे पास आ चुका है, दोनों बराबर हो गए। अब हम एक सेकंड वाली को देखते हैं, दहाई का जो स्थान है, ठीक है। इसने कहा है यहाँ पर 10वें स्थान का अंक, 10वें का स्थान मतलब दहाई का अंक, तो दहाई का हमारा स्थान है यहाँ पर 4, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। दहाई का इस वाले में, फर्स्ट वाले ऑप्शन में दहाई का जो अंक है वो 4 है, ठीक है। और 100वां स्थान का देखते हैं, इसने कहा 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 100वां स्थान कौन सा है? 100वां स्थान है हमारे पास 6, तो 6 का 2/3 कर दो, ठीक है। 2/3 यानी 2/3 कर दो, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो 4 ये आ गया और 4 ये आ गया, दोनों इक्वल हो गए। तो 2 कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गई हैं। एक कंडीशन और देखते हैं। अब इसने कहा दहाई का जो स्थान है, दहाई का स्थान कौन सा है? 4, अभी मैंने बताया। दहाई का स्थान, दहाई का स्थान का मतलब 10th प्लेस पर, 10th प्लेस पर हमारे पास है 4, ठीक है। ये क्या है? ये कह रहा है सबसे छोटी जो हमारी संख्या है, ठीक है, सबसे 10वें स्थान जो है हमारे पास, दहाई का अंक जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है सबसे छोटी अभाज्य, ठीक है, अभाज्य संख्या होती है हमारे पास कौन सी? 2। तो 2 का वर्ग होता है, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। ये भी 4, ये भी 4, दोनों बराबर हो गए। तीसरी कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई। तो हमारे पास इसका मतलब क्या हुआ? 3 कंडीशन से हमें सब चीज़ पता लग गई कि हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा ये जो 3 कंडीशन है, ये तीनों किसी भी विकल्प में काम नहीं करेंगी एक साथ। अगर एक में कर गई हैं तो अगली 3 में नहीं करेंगी, ठीक है। तो आप ये मान के चलें 2 कंडीशन तक आपका सेटिस्फाई हो जाता है सब में, लेकिन थर्ड फोर्थ जो कंडीशन होती हैं वो जो है सेटिस्फाई नहीं होती हैं, ठीक है। तो वो एक ही विकल्प से सेटिस्फाई होंगी, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन मैंने आपको सेटिस्फाई करके दिखा दिया। तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प है वो फर्स्ट वाला सही हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उनकी पीडीएफ भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। आप वहाँ से डाउनलोड करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर राइटअप कर सकते हैं, लिख सकते हैं और उनको अच्छी तरह से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी हैंड टू हैंड लाइक करते चलें, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 को सबसे पहले रीडिंग करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है 17863 पाने के लिए, यानी 17863 बनाने के लिए हमें ये जो नंबर दे रखे हैं 3 नंबर 8008, 8088 एंड 8808 के योग में से क्या घटाना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं इनका जो योग है वो बड़ा हो रहा होगा ज़रूर 17863 से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारे पॉजिटिव नंबर हैं। तो इट मीन्स ये जो 3 नंबर दिए गए हैं इनका जो सम है वो ग्रेटर होगा, ठीक है, किससे? 17863 से। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का सम करके 17863 को माइनस कर देंगे। तो सिंपल इतना सा करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 8008 प्लस 8088 प्लस और 8808 इसको ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे इसको 17863, ठीक है, इसको हम माइनस कर देंगे और माइनस करके हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 7041। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो सही हो जाता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन दे रखा है 7041, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 है 16 लीटर धारिता वाले, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसको अच्छी तरह से। 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है, ठीक है। तो बाल्टी में भरे समस्त पानी को, यानी कंप्लीट जो वाटर है वहाँ पर भरा हुआ बाल्टी में, उसको एक मग के द्वारा 50 बार भरकर, पूरा बोरा भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है? देखिए 50 बार हमने किया, यानी 50 गुना अगर वो बड़ा होता तो पूरी बाल्टी का पानी उसके अंदर आ जाता, यानी 50 से हम भाग कर दें किसको, जो पूरी बाल्टी की धारिता है, कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को 50 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास पता लग जाएगा कि एक बार में कितना पानी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वही उसकी क्या होगी, कैपेसिटी होगी मग की, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं
16 लीटर दे रखा है आपको, इसको हमने ml में बना लिया। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो ये 16000 ml हो गए। और 50 टाइम्स हमने इसको क्या किया था, ट्रांसफ़र किया था पानी को, ठीक है। तो 50 से हमने डिवाइड कर दिया, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 और 00, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। सबसे पहले क्वेश्चन को रीडिंग करते हैं। एक टैक्सी का पहले 2 किलोमीटर का यात्रा करने के लिए जो भाड़ा है वो है 50 रुपये, है ना। इसमें लिखा गया है कि एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये का भाड़ा दिखाता है, यानी 50 रुपये पहले 2 किलोमीटर के लिए होते हैं, और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है, ठीक है। मंजू अपने घर से रेलवे स्टेशन तक यात्रा के लिए टोटल उसने कितने रुपये दिए, 258 रुपीज़ किराया दिया, यानी जो भाड़ा है वो कितना दिया उसने, 258 रुपये दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये तो माइंड में सेटअप हो गया होगा कि हमारे पास जो 2 किलोमीटर है उसका भाड़ा 50 है, और आगे की जितनी भी यात्रा की होगी 16 रुपये के हिसाब से टोटल उसने कितना दिया, 258 रुपये दिया। हम क्या कर सकते हैं, जो रेलवे स्टेशन से और उसके घर की दूरी उसको x मान लेते हैं, यानी डिस्टेंस को हम मान लेते हैं x किलोमीटर, ठीक है। अब स्टार्टिंग के 2 किलोमीटर तो उसने चल दिए और उसका किराया है हमारे पास 50 रुपये। तो जो डिस्टेंस हमारे पास बची है ना 2 किलोमीटर के अलावा, ठीक है, वो कितनी होगी, वो होगी x-2, ठीक है। अब आप ध्यान से समझ लीजिएगा इस बात को। अब आप एक चीज़ देखिए, x-2 का जो भाड़ा है वो 16 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई 16 कर देंगे, प्लस, ठीक है, हमारे पास उसने 2 किलोमीटर का कितना दिया है ऑलरेडी, है ना, 2 किलोमीटर का उसने 50 रुपीज़ दे दिया है, तो टोटल भाड़ा कितना हो जाएगा, 258 हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये हमारा आंसर हो जाता है। अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 16 की, 16x-32 इज इक्वल टू ये हो जाएंगे 258 - 50, ठीक है। तो हमारे पास कितना बचेगा, ये बचेगा 60x इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा हमारे पास कितना, 208 प्लस 32 हमारे पास हो जाएंगे। तो 16x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे 240, क्लियर, 240 हो जाएगा। और x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 240/16, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आपको सीधा सीधा डिवाइड कर देना है, 16 1 × 16 और 16 5 × 80, ठीक है, 15 किलोमीटर, ठीक है, ये हमारे पास हो गया है, क्लियर। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे और छोटा भी कर सकते थे, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर आपको पता है कि x-2 किलोमीटर की डिस्टेंस बची हुई है, उसका 16 रुपीज़ से फेयर है। आपने 250 रुपीज़ टोटल दिया है ना, 258 टोटल दिया, और 50 रुपीज़ पहले दे चुके हैं आप, किसके, 2 किलोमीटर के। तो ये हमारे पास 250 हो गया, ठीक है, x-2 हो गया, मल्टीप्लाई 16 हो गया, x-2 की वैल्यू 250/16 ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आ जाएगा आपके पास, ये पूरा कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। x इक्वल टू 13 + 2 यानी 15। किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आपको इजी लगे, आंसर वही आने वाला है। तो 15 किलोमीटर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा थर्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा 15 जो है किलोमीटर। तो x की वैल्यू आ गई, यानी उसका घर जो है स्टेशन से 15 किलोमीटर दूर है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, इजी था। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। एक टेबल यहाँ पर दे रखी है, इसको देख लेते हैं। ये कह रहे हैं, निम्नलिखित तालिका में मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दिखाए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। एक तरफ मारिया लिखी हुई है, एक तरफ शहनाज लिखी हुई है, उनके मार्क्स लिखे हुए हैं, किस किस चीज़ के हैं, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, विज्ञान, ठीक है। इन सब चीज़ों के मार्क्स दे रखे हैं मारिया और शहनाज के, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है, ज़रा उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है, ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। तो यहाँ पर हर एक कथन को हम यहाँ पर टेस्ट करने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो भी विकल्प हो, विकल्प से ही हमें आंसर मिलता है। तो सबसे पहली कंडीशन हमें दे रखी है, भाषाओं को छोड़कर। भाषा कौन सी है, अंग्रेजी,
और हिंदी, इसको छोड़ दिया। ठीक है, हमारे पास क्या क्या बचा है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है और विज्ञान है, इनमें तीनों में पूछा गया है। तो इसने कहा है भाषाओं को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो देखो गणित में यहाँ पर कितने, मारिया के 88 हैं। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में 65 हैं और विज्ञान में 90 हैं। ठीक है, दूसरी तरफ जो शहनाज है, शहनाज के 78 हैं। ठीक है, 77 हैं और 82 हैं। ये आपने कंपैरिजन किया। तो इसने कहा कि भाषा को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए। देखो 88 ग्रेटर है 78 से, 90 ग्रेटर है 82 से, लेकिन 65 ग्रेटर नहीं है 77 से। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। चलिए सेकंड को टेस्ट करते हैं। मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में ही अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो देखो आप यहाँ देखो कि गणित में कितने अंक हैं, मारिया के 88 हैं, हिंदी में कितने हैं 73 हैं और विज्ञान में कितने 90 हैं। 3 विषयों में ज़्यादा हैं अंक मारिया के, और ये कह रहा है केवल 2 विषयों में है। ठीक है, तो हमारा ये विकल्प भी गलत हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम थर्ड वाले विकल्प की ओर चलते हैं। गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक हैं। किसके कह रहा है, शहनाज के प्राप्तांक ज़्यादा हैं। ज़रा देखो मारिया के एक तरफ तो मारिया है। ठीक है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन में मारिया के अंक हैं 88। देखो ठीक है, मैथ्स में 88 अंक हैं। ठीक है, और विज्ञान में कितने 90 हैं। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लो तो कितने हो जाएंगे 178 हो जाएगा। इसी तरह से शहनाज के भी ऐड कर लीजिए, 78 को इसको ऐड करेंगे हम। ठीक है, और 82 को इनको ऐड करेंगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा। शहनाज के अंक अधिक कहाँ हैं, ये तो कम है। 178 ज़्यादा होते हैं, 160 कम होते हैं। तो शहनाज के कुल अंक मारिया के अंक से अधिक हैं, तो ये बात गलत हो गई। तो ये तीनों विकल्प ही गलत हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो निश्चित रूप से फोर्थ ही सही होगा। और फोर्थ को देख लेते हैं क्या है, उसको भी टेस्ट कर सकते हैं आप। ये कह रहे हैं मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान हैं। तो आप क्या क्या कीजिएगा, इन सभी अंकों को आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, यहाँ आप इन दोनों नंबर्स का टोटल करेंगे तो जो नंबर का टोटल आएगा वो 390 आएगा। मैंने इसको ऐड करके रख रखा था तो इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया 390। तो ये ऑप्शन सही हो गया, दोनों के प्राप्तांक कुल प्राप्तांक जो है समान है। तो 41 का जो आंसर है हमारे पास वो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 42, 43 ये कैलकुलेशन के क्वेश्चन नहीं है, केवल क्वेश्चन पढ़कर आंसर देना है। तो मैं आपको इनका आंसर बता देता हूँ। 42 जो हमारा क्वेश्चन है इसको रीडिंग करते हैं। सबसे पहले, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। 4 विकल्प आपको यहाँ पर दे रखे हैं। तो पहला है भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले यानी ओपन एंडेड प्रश्नों से बचना चाहिए। दूसरा है संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। और चौथा विकल्प जो दे रखा है वो है विद्यार्थी को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो सेकंड वाला सही है, संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 43, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले, गणित के कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। उन प्रश्नों को पढ़ते हैं हम। उस आयत का क्षेत्रफल क्या है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। कैलकुलेशन कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि परिमाप दे रखा है, वहाँ से दूसरी भुजा निकाल कर क्षेत्रफल निकल सकता है। तो माइंड में सेटअप होना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस वजह से दिया है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका मध्यक 4 है। सी है 0 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। 0 से 8 के बीच संख्या कितनी होती हैं अभाज्य, वो आप बता सकते हैं। और डी जो है आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। ये 4 क्वेश्चन उन्होंने पूछे, तो इन क्वेश्चन के आधार पर यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं कि ये किस तरह के क्वेश्चन हैं। तो ए और बी बंद सिरे के प्रश्न हैं, यानी क्या है क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। सी और डी मुक्त सिरे वाली यानी कि ओपन एंडेड है। इसके बाद दूसरा विकल्प है ए बी सी बंद सिरे वाले प्रश्न है और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। थर्ड है ए बंद सिरे वाला प्रश्न है, बी सी डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। और चौथा है ए और सी बंद सिरे वाले प्रश्न है और बी और डी मुक्त वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं। अब आप इसको पढ़कर बता सकते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते बताया था कि हमारा ए वाला और ये डी वाला नहीं, सॉरी कौन सा ए वाला
और सी वाला, इसको आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो ए और ए और सी जो है बंद सिरे वाले यानी क्लोज एंडेड हमारे क्वेश्चन हो गए, यानी हम इनका कैलकुलेट करके आंसर बता सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 4th सही हो जाएगा। ए और सी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं और बी और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो 4 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 44, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। ठीक है, 4 विकल्प यहाँ पर दे रखे हैं। तो डायरेक्टली मैं आपको जो आंसर बता रहा हूँ उसको आप याद कर लीजिए। छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। ठीक है, गलत सवालों के जो उन्होंने क्वेश्चन किए होंगे छात्रों ने, उनके गलत जो आंसर होंगे उनके पूरे हल देना, इसका जो है न्यूनतम संभावना है कि गणित शिक्षण अधिगम में ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो कोई ऑप्शन नंबर 4 इसका हमारा सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही हैं। यह वैन हील के मानस चिंतन से कौन से चरण पर है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो 3rd वाला सही जगह लेवल 2। ठीक है, रिलेशनशिप। ये आप जो वैन हील के मानस चिंतन के जो चरण हैं उनको आप पढ़ के जाइएगा, याद करके जाइएगा। ठीक है, वो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से स्तर होते हैं। तो यहाँ पर जो उसने अनुभव किया कि वर्ग और समचतुर्भुज एक आयत होते हैं, तो उसको किस चीज़ की जानकारी है, वो किस संबंध से पता लगता है। तो यहाँ पर हमारे स्तर 2 संबंध यानी रिलेशनशिप का होता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 3rd हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। इस गुण को हम किस नेम से जानते हैं। बहुत इजी है, बहुत बार पढ़ रखा है, समवर्ग गुण होता है। ठीक है, पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, ये समवर्ग गुण होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो आपको पता होना चाहिए। 47 देखते हैं। गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 4 विकल्प हैं यहाँ पर आपके। ठीक है, तो इन विकल्प को हम जरा पढ़ लेते हैं। गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है। गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सर्जन नहीं किया जाता। और चौथा विकल्प है, गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो 2 सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर 2 सही है। गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं होती है, ये विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, पढ़ लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, विकल्प पढ़ लेते हैं इसके। संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक रूप में लिखना सिखाना चाहिए। और डी है, संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसमें कौन कौन से विकल्प हमारे सही हैं, चलिए उसके देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए कौन कौन से ए बी सी डी जो दे रखे हैं, इसको हमें कूट में लिखना है। ए बी सही है या बी सी सही है, ए डी सही है, सी और डी सही है, तो वो हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला विकल्प है, संख्याओं को अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और जो ऑप्शन नंबर डी है, संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ए और डी सही है। तो ए और डी में हमारे पास आ रहा है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो 48 का हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर 3rd सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 49, चलिए पढ़ लेते हैं इसको। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसके विकल्प। गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव को भाग बनाना, परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना, उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना, और चौथा है प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी कराना। तो इसका जो विकल्प सही है वह है ऑप्शन नंबर 1, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। ठीक है, ये तो आप इजीली कर सकते थे, है ना। तो
अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन, ठीक है, विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। यहाँ पर 4 विकल्प जो दिए गए हैं उनमें से जो सही विकल्प है आपका वो है ऑप्शन नंबर 3, चौपड़ आकृतियों को पहचानना, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया है क्वेश्चन नंबर 50 का 3rd। 51 पर आते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्न में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है 4, क्रिजिनेयर छड़ें जो होती हैं उनके द्वारा हम पढ़ा सकते हैं, ठीक है, भिन्नों की संकल्पना। तो बहुत इजी था क्वेश्चन ये, और इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। चार्ट से संबंधित, गिनतारा, जियो बोर्ड, क्रिजिनेयर से संबंधित हर बार कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। अधिकतर अभी तक गिनतारा से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्रिजिनेयर छड़ों के बारे में इस बार क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी संभावना है कि पूछा जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप। अगला प्रश्न है 52, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है, प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं है, और गणित में विचारों के सही संचालन के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3rd है वो सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किसमें 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। पहला है यहाँ पर, मैं इस इमारत की 3री मंजिल पर रहता हूँ, इस घर में 3 कमरे हैं, प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं, और चौथा विकल्प है, इस डब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं। तो 3 शब्द ये चारों विकल्पों में आया हुआ है। तो यहाँ पर हमें जो बताना है वो क्या है, क्रम सूचक। क्रम माने क्या होता है, आप जानते हैं ना, ऑर्डिनल सेंस जिसको हम बोलते हैं, क्रम सूचक। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 3री मंजिल पर क्रम से, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, ये क्रम सूचक भाव शो कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है। शुद्ध कथन को पहचानिए। पहला है, यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप समान होगा। गलत बात है, अलग हो सकता है। यदि 2 आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा, ठीक है। ये भी हर एक जो हमें माप दी होगी उसके लिए समान नहीं होगा, ठीक है। 3rd देखते हैं, ठीक है। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। और क्वेश्चन इसका जो 4th ऑप्शन है वो है, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है, ये बात सही है, ठीक है। आकृति का आकार जो है उसके परिमाप को निर्धारण करता है, ठीक है। अगर देखिए वर्ग है तो आकृति बता रही है कि इसका परिमाप क्या होगा। अगर एक आयत है, ठीक है, आयत की आकृति ही बता रही है इसका परिमाप क्या होगा। एक हमारे पास सर्कल है तो इसका जो परिमाप होगा वो उसकी आकृति बता रही है कि क्या होगा। तो यानी आकृति ही परिमाप का निर्धारण करती है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का 4th ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मित्रों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 को, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दे रखे हैं, इनको पढ़ लेते हैं। बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जाती है, ये सही है। भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए, गलत बात। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए, प्राथमिक स्तर पर इन चीज़ों को नहीं बताते हैं हम लोग। 3rd ऑप्शन भी गलत हो गया। और क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं 56 को। 56 है हमारे पास, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए।
ठीक है, शुद्ध कथन पहचानना है। सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे देनी चाहिए, गलत। संभ्रांति से बचाने के लिए बच्चों को, ठीक है, कन्फ्यूज़न, संभ्रांति कहते हैं कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न से बचाने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज ही प्रस्तुत करना चाहिए, ये भी गलत है। बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों प्रस्तुत किए जाने चाहिए, अंत्य आकृति से दूर रहना चाहिए, ये भी गलत है। सभी चीज़ बतानी चाहिए बच्चों को, बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज और आकृतियाँ प्रस्तुत करनी चाहिए, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है 56 का। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते चलें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 57 पर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन को रीडिंग कर लेते हैं। सबसे पहले, एक विभाजन के प्रश्न में यानी डिवाइड के क्वेश्चन में भाजक भागफल का 5 गुना है। भाजक के बारे में बताया है इसने कि ये जो डिवाइज़र है ये 5 टाइम्स है किसका, भागफल का, यानी जो हमारा जिसको हम भाग कर रहे हैं, ठीक है, भागफल का, भागफल यानी कोशेंट का, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन क्या है, शेषफल का दुगुना है। तो भाजक के बारे में कहा शेषफल का दुगुना है, यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है। तो यहाँ पर हम देखिए क्या करते हैं, दो चीज़ लिख लेते हैं। भाजक के बारे में इसने कहा कि भाजक जो है, ठीक है, वो भागफल का 5 गुना है। भाजक जो है भागफल का 5 गुना है। और भाजक के बारे में ही उसने बात की है कि भाजक जो है वो है दुगना है शेषफल का। दो चीज़ें इसने हमें बता दी हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ज़रा ध्यान से देखिए। इसने कहा है कि शेषफल 5 है, क्वेश्चन में दे दिया, तो यहाँ से हम भाजक निकाल सकते हैं। 2 गुणा 5 यानी 10। 10 हमारे पास कितना आ गया, भाजक आ गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। अब आप इस भाजक को यहाँ रखिएगा पहली वाली कंडीशन में, भाजक बराबर भागफल गुणा 5, तो 10 बराबर भागफल, ठीक है, गुणा 5, तो भागफल निकल आएगा यहाँ से। भागफल कितना आ जाएगा, तो भागफल आ गया हमारे पास 10/5 यानी कि 2, ठीक है। शेष हमारे पास है कितना, शेष हमारे पास 5 है, ठीक है। और क्या क्या निकाल लिया हमने, हमने भागफल निकाल लिया है, शेष हमारे पास दे रखा है, भाजक हमने 10 निकाल लिया है, ठीक है। भाजक कितना निकाला है, 10, ठीक है। तीनों चीज़ हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। क्या क्या चीज़ आ चुकी है, भाजक आ गया है हमारे पास 10, भागफल हमारे पास कितना 2, और शेष हमारे पास कितना चीज़ है, शेषफल है हमारे पास 5 दे रखा है ऑलरेडी। तो हमें क्या चाहिए, संख्या पूछी है। तो संख्या यानी भाज्य जो होता है वो होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, है ना। तो ये आप जोड़ दीजिएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 10 गुणा 2 प्लस 5, 10 दूनी 20, 20 5 25, तो हमारे पास कितना हो गया, 25 आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है और थर्ड वाला सही हो जाएगा 25, ठीक है। संख्या हमारे पास 25 आ जाएगी। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं, इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उनकी पीडीएफ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर रहा हूँ। आप उसको डाउनलोड करके सभी क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा था। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है। इसको मैं आपको बहुत छोटे तरीके से बताने वाला हूँ। आप x, x+1, x+2, x+3 और x+4 संख्या लेके करेंगे, इनका सब करके सम करेंगे, 20 लिखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तब x की वैल्यू स्टार्टिंग के 3 में रख के उसका योग निकालेंगे। इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। तो देखो ध्यान से, 5 संख्याएं हैं तो मध्य संख्या है ना, बीच की संख्या निकाल लो, ठीक है। मिड नंबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 20/5 यानी 4। तो 4 से बाद में 2 संख्याएं, 4 से पहले 2 संख्याएं, तो 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये बीच की संख्या हमारे पास 4 हो गई थी। तो 2 संख्या हमारे पास 2 3 शुरू में आ गई, 5 6 बाद में आ गई, टोटल 5 नंबर हो गए। अब स्टार्टिंग के 3 का सम चाहिए, तो 2 + 3 + 4, 2 3 5 4 9, बस हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बहुत शॉर्टकट ट्रिक थी। तो 9 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो
हमारे पास ये आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरती है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल हो गया हमारा एक तरह से, यानी साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड स्क्वायर हो गया हमारे पास 144, यानी साइड हमारे पास कितनी आ जाएगी। माइंड में कैलकुलेशन हो जानी चाहिए, ये क्वेश्चन कैलकुलेशन के नहीं होते कि आप रिटर्न में कैलकुलेशन करें, ये सब माइंड में हो जाना चाहिए। ठीक है, साइड आ गई हमारे पास 12। यदि इस तार को आयत के रूप में मोड़ा जाए, आयत के रूप में मोड़ेंगे, ठीक है, तो आयत के रूप में पर इसकी लंबाई 16 हो जाएगी, क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए जब आयत के रूप में मोड़ेंगे तो जितना क्षेत्रफल इसका होगा वर्ग का उतना ही आयत का होगा, क्योंकि तार की लंबाई उतनी होगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं पेरीमीटर निकाल लेता हूँ। पेरीमीटर हो जाएगा 4, वर्ग का जो पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड होता है, तो 4 इंटू 12 ये हो जाएगा 48। तो 48 ही हमारा आयत का परिमाप हो जाएगा। तो वो होता है P = 2L+B, ये फॉर्मूला आपके पास होता है। आपके पास यहाँ पर लंबाई 16 दे रखी है, तो उसको लगा देंगे, P की वैल्यू रखेंगे 48/2 = L+B कितना हो जाएगा 16+B। ठीक है, तो 16+B की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 16+B की वैल्यू आ जाएगी 24, और B की वैल्यू आ जाएगी 24 - 16 यानी कि 8। ये सब कैलकुलेशन माइंड में हो जाने चाहिए। तो अब आपके पास LB है और BB है। L 16 आपको दे रखा है, B हमने 8 निकाल लिया। ठीक है, L आपके पास 16 है, B आपने 8 निकाल लिया, आपसे एरिया पूछा है। ठीक है, तो एरिया होता है आयत का यानी रेक्टेंगल का L × B, तो ये हो जाएगा 16 × 8। 16 × 8 कितना हो जाएगा 128 हो जाता है, तो ये हमारे पास 128 आंसर आ जाएगा। तो 128 हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, बस बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये हमारा हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, चलिए देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, निम्नलिखित भिन्नों में सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि दो सबसे बड़ी आपको निकालनी है, तो सबसे बड़ी फिर इससे छोटी वाली हम दो भिन्न निकाल लेंगे। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको पता है जितने हर में जो भी दिया हो उसका एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 3 हर में दे रखे हैं इसके, है ना, क्या दे रखे हैं 2 3 4 5 6, इनका एलसीएम निकाल लो। तो इनका जो एलसीएम आता है 2 3 × 6 5 × 30, ये आ जाएगा 60। ठीक है, तो कितना आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 60, ये आप ध्यान रखेंगे। अब क्या करेंगे, जितने भी डिनोमिनेटर यानी हर में जो भी होगा उससे 60 को डिवाइड करके ऊपर हम मल्टीप्लाई यानी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए। 6 से हमने डिवाइड किया 60 को 10, 5 10 जा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा 3 × 15 हो जाएगा, है ना। 4 से डिवाइड करेंगे 60 को 15 आएगा, 15 से 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह से जब आप नेक्स्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 × 30 हो जाएगा। अगला वाला हो जाएगा 2 × 20, और लास्ट हो जाएगा 3 × 12। तो ये हमारे पास कितना आ गया 50 आ गया, 45 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। स्टार्टिंग की 2 सबसे बड़ी हैं, तो स्टार्टिंग की 2 ही जो हमें भिन्न दे रखी है यहाँ पर वो बड़ी हो जाएंगी। स्टार्टिंग की 2 हमारे पास ये दोनों हैं 5/6 और 3/4। 5/6 3/4 हमारा कौन सा विकल्प सही है, फर्स्ट वाला, फर्स्ट ऑप्शन सही है हमारे पास 5/6 और 3/4। तो फ्रेंड्स हमने जो 2021 का पेपर है, पेपर फर्स्ट मैथ के सभी 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। सभी का कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स कराने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलते चलते निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो में मैं 2021 के जनवरी के पेपर की ही 30 क्वेश्चन जो हमारे पेपर सेकंड में आए हुए हैं उनका भी सॉल्यूशन आपके सामने लाने वाला हूं। तो आप जुड़े रहिए, अपना स्नेह बनाए रखिएगा। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।